हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन कर रहे थे और उसमें हमने आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की थी वो था चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स एंड देयर ओरिजिन। पहला प्रॉपर्टी हमने क्या डिस्कस की थी? चार्ज ऑन colloidal particles, and what was the origin of this charge on the colloidal particles? And I have told you that during the formation of colloidal solutions, the colloidal particles absorb a particular type of ion of electrolyte on their surface and they acquire the charge positive or negative. For example, if you form the AgI, silver iodide colloidal solution, by mixing AgNO3 with Ki in excess, then you get AgI plus KNO3. ये AgI क्या है? कोलोइडल सॉल्ट है। अब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा या पॉजिटिव? तो AgI जो है वो क्या करेंगे? Ki एक्सिस में मिलाया है, आइदर K आयन और I आयन विल एड्सॉर्ब, लेकिन एड्सॉर्ब वो आयन करते हैं जो इनकी लैटिस में होता है। लैटिस में क्या है? Ag है और I है। तो ये Ki में से K आयन एड्सॉर्ब न करके क्या करेंगे? I माइनस आयन करेंगे एड्सॉर्ब, इसलिए ये नेगेटिव सॉल्ट आपका तैयार होगा। इसके अगेंस्ट अगर हमने AgNO3 एक्सिस में मिलाया है तब भी रिएक्शन तो यही होगी, AgI बनेगा एंड KNO3। जो एक्सिस में होगा इलेक्ट्रोलाइट उसके आयंस आपके सॉल्यूशन में मौजूद होंगे। तो अब क्या में मौजूद होंगे? AgI और NO3 आयन। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका? अब ये जो एब्जॉर्ब करेंगे वो क्या करेंगे? AgI एब्जॉर्ब करेंगे, AgI Ag प्लस, और इस वजह से ये सॉल्व कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव सॉल्व। तो हमने बताया था कि आपको कि जो कोलोइडल सॉल्ट आपका बनाया जा रहा है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट एक्सिस में प्रेजेंट है उसका कोई एक आयन, कौन सा आयन? जो उसकी लैटिस में प्रेजेंट है उसी में से कोई एक आयन उस सॉल्यूशन में से उसकी सरफेस पर एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और जिसकी वजह से उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव या नेगेटिव। FeCl3 का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये भी बताया था कि FeCl3 का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो FeOH होल थ्राइस, ये आपका कोलोइडल सॉल्ट बनता है। लेकिन इस पर चार्ज कैसा होता है? चार्ज होता है इस पे पॉजिटिव। कैसे? FeOH होल थ्राइस के जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो Fe+3 आयंस को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से पॉजिटिव सॉल्ट बन जाता है। अगर इसी फेरिक क्लोराइड का हम हाइड्रोलिसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला के कराएं, NaOH से कराएं, तो क्या होगा? तो ये OH आयन को एब्सॉर्ब कर लेगा और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो दिस इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स। अब इसी टॉपिक को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। इसको हमने कल डिस्कस कर लिया था। इसी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को हम थोड़ा सा आगे और हम देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी एंड जीटा पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी एंड जीटा पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी क्या है? जैसे अभी आपको हमने बताया किसी भी कोलोइडल सॉल्ट पर
या कोलोइडल पार्टिकल्स पर चार्ज आने का रीजन क्या है? प्रीफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ द आयन, पर्टिकुलर टाइप ऑफ द आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब जब कोई एक तरह का आयन उसकी सरफेस पर एडसॉर्ब हो जाता है, या इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, भाई इलेक्ट्रोलाइट में दो आयन होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब कोलोइडल पार्टिकल ने अगर पॉजिटिव आयन एडसॉर्ब कर लिया है तो वो उसकी फिक्स लेयर बन गई उसकी सरफेस पर, और जो नेगेटिव आयन बचा है उसके चारों ओर वो आपका मोबाइल पोजीशन में रहेगा, मोबाइल लेयर बनाएगा, और उसको हम कहते हैं डिफ्यूज्ड लेयर। तो जो पार्टिकल कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर, जो आयन कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर एड्सॉर्ब हो गए वो फिक्स्ड लेयर बनाते हैं, और जो उसके ऊपर फिक्स्ड लेयर के पास बने रहते हैं अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो मोबाइल लेयर बनाते हैं, उसको हम डिफ्यूज लेयर कहते हैं। और इस तरह के दो लेयर का फॉर्मेशन होता है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में एक जो आपका आयन एड्सॉर्ब हुआ है उसके और जो उसके डिफ्यूज लेयर में है उसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे जीटा पोटेंशियल। ठीक है ना? तो आप समझिए कैसे। सपोज करिए अभी हमने आपको बताया था कि AgI का कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म किया हमने, दो पॉसिबिलिटी थी, AI एक्सिस में मिलाया तो इस पर कौन से आयन एड्सॉर्ब होंगे? आयोडाइड आयन एड्सॉर्ब होंगे, और आयोडाइड एड्सॉर्ब होने की वजह से इस पर चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब इसके चारों ओर क्या होगा? KI एक्सिस में मिलाने से बना था, अब इसके चारों तरफ जो है K आयन, ये आपकी डिफ्यूज लेयर होंगे। आयोडाइन आयन नेगेटिव चार्ज है तो K आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, लेकिन ये उस पर फिक्स नहीं होंगे। तो ये K आयनों की जो लेयर बन गई, इस लेयर को हम क्या बोलेंगे? दिस इज डिफ्यूज लेयर। तो एक आपकी फिक्स लेयर हो गई, दूसरी आपकी डिफ्यूज लेयर हो गई, और इस डबल लेयर जिन पे अपोजिट चार्ज है इनको हम हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भी बोलते हैं। दूसरा हमने बताया था कि AgI का कोलोइडल सॉल्व कैसे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता था। कैसे? अगर इसने अपनी सरफेस पर Ag आयन को एड्सॉर्ब कर लिया, AgNO3 एक्सिस में मिलाएंगे तो आपके Ag आयन एड्सॉर्ब होंगे, और जब Ag आयन एड्सॉर्ब होंगे तो जो आपकी फिक्स्ड लेयर बनेगी वो किसकी बनेगी? Ag पॉजिटिव आयंस की बनेगी, और इसके चारों ओर जो डिफ्यूज लेयर होगी वो किसकी होगी? डिफ्यूज लेयर होगी आपकी NO3 नाइट्रेट आयंस की, नाइट्रेट आयंस की आपकी डिफ्यूज लेयर बनेगी। तो इस तरह से ये आपकी हैं फिक्स्ड लेयर, और ये बाहर वाली क्या है? डिफ्यूज लेयर। एक आपकी फिक्स्ड लेयर हो गई और दूसरी कैसी हो गई? डिफ्यूज लेयर हो गई, और इस फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में जो पोटेंशियल है उसको हम क्या कहेंगे? जीटा पोटेंशियल। ठीक है ना? तो इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर और जीटा पोटेंशियल ये हो गया। आप चाहें तो नोट कर लीजिए, एज वी नो दैट द ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स इज preferential adsorption of particular type of ions from the solution. AgI नेगेटिव चार्ज हुआ है, AgI ये वाला पॉजिटिव चार्ज, तो ये किसकी वजह से है? उसमें से किसी पर्टिकुलर टाइप के आयन को जो उसकी लैटिस में प्रेजेंट है उसके एड्सॉर्ब हो जाने की वजह से। When one type of ion of electrolyte are adsorbed on the surface of colloidal particles, they form fixed layer,
and this fixed layer attracts the opposite charged ions to form diffuse layer, and this double layer of opposite charges is called Helmholtz इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। क्या बोलते हैं? हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ये फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर, ये हेल्महोल्ट्ज ने साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके फॉर्मेशन के बारे में बताया था, इसलिए इसको हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं। अब आता है व्हाट इज जीटा पोटेंशियल, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन फिक्स्ड लेयर and diffuse layer is known as zeta potential, zeta potential or electrokinetic पोटेंशियल। तो इस तरह से एग्जाम में कई बार जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई और ये आपका फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर हो गई। तो ये आपकी उसी पहले वाले पॉइंट से रिलेटेड थी, ऑरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल एंड फॉर्मेशन ऑफ द डबल लेयर। तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। अगली इसी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में दूसरी प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अगली प्रॉपर्टी क्या आती है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेकेंड, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? अगर हम किसी कोलोइडल सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? कोलोइडल पार्टिकल्स पर जो भी चार्ज है वो उसके अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ वो मूव करने लगेगा और इस तरह से इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस में कोलोइडल पार्टिकल का मूव करना, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए इसका फिगर समझ लीजिए। हमने ये यू शेप की एक ट्यूब ले ली है और इसमें भरा हुआ है आपका कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या भरा हुआ है? कोलोइडल सॉल्यूशन। अब हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये सपोज करिए नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या बोला जाएगा? कैथोड, पॉजिटिव एनोड। अब मान लीजिए हमारा जो इसमें सॉल्यूशन है वो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है। अगर पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व होगा तो कहां जाएगा? बता सकते हैं? पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व होगा तो मूव करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, because cations always moves towards cathode in the influence of electric field and anion always moves towards the anode. Since these are cations and cation will move towards cathode and they neutralize when they reaches on cathode
बाय टेकिंग इलेक्ट्रोड, तो आपके कैटायंस जो है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और वहां पे जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज सॉल्व होगा तो नेगेटिव पार्टिकल के अंदर जाएंगे, एनोड की तरफ हो जाएंगे और वहां पर जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो अगर कैटायंस कैथोड की तरफ मूव करते हैं तो इसे कैटोफोर्सिस भी बोलते हैं। इनिशियली पॉजिटिव चार्ज सॉल्व का ही इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया था तो उसे कैटोफोर्सिस कहा जाता था, लेकिन बाद में उसी को इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला गया। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? डिफाइन द मूवमेंट ऑफ colloidal particles in the influence of electrical field is known as electrophoresis। अब कैटोफोरेसिस क्या होगा? व्हेन द colloidal particles are positively charged, then they move towards cathode, and this phenomena is known as कैटोफोरेसिस। तो अगर कोलोइडल पार्टिकल कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो ये आपका कैथोड की तरफ मूवमेंट होगा और इसको हम क्या कहेंगे? कैटोफोरेसिस कहेंगे। अब देखिए ये कैटोफोरेसिस होता क्यों है? कैटोफोरेसिस होने का रीजन है कोलोइडल पार्टिकल्स पर एक स्पेसिफिक तरह का चार्ज प्रेजेंट होना, और उस चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उस सॉल्यूशन को जब हम चार्ज सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो पार्टिकल अपने अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और वहां पर जाके वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और इसी फिनोमेना न्यूट्रलाइज होके प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाता है, या आप कह सकते हैं कोएगुलेशन शुरू हो जाता है। तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटोफोरेसिस। आप इसका फिगर बना सकते हैं और इसको जल्दी से आप नोट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट है इसी का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का, कोएगुलेशन। थर्ड पार्ट आपका है कोएगुलेशन। ये फिनोमेना क्या है? व्हाट इज कोएगुलेशन? इसको फ्लक्चुएशन भी बोलते हैं और फ्लक्चुएशन भी कह सकते हैं। तो व्हाट इज कोएगुलेशन और फ्लक्चुएशन? अगर हम कोलोइडल पार्टिकल्स का चार्ज किसी तरह से खत्म कर दें तो क्या होगा? जैसे हमने आपको बताया था कि कोलोइडल सॉल्यूट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने का रीजन क्या है? उन पे जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उन पर एक जैसा चार्ज होना। अगर किसी तरह से ये चार्ज फिनिश हो जाए तो क्या होगा? ये आपस में एग्रीगेट करने लगेंगे, ठीक है ना, जुड़ने लगेंगे, और इसी जुड़ने की प्रक्रिया को, इसी जुड़ने की प्रोसेस को हम कहते हैं
कोएगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन. So the process involving the precipitation of colloidal particles present in colloidal solution on addition of electrolyte. जब इलेक्ट्रोलाइट एडिशन करेंगे तभी आपके पार्टिकल्स जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो अपोजिट चार्ज आयन से न्यूट्रलाइज होंगे और प्रेसिपिटेट होंगे. जैसे आपका ब्लड है, ब्लड के पार्टिकल्स जो है नेगेटिवली चार्ज होते हैं. जब ब्लड पे हम एलम लगा देते हैं, फिटकरी लगा देते हैं, तो उसके फिटकरी के Al+3 आयन या फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डाल देते हैं तो Fe+3 आयंस उस नेगेटिव चार्ज ब्लड पार्टिकल्स को कोएगुलेट कर देते हैं, इसलिए ब्लड का बहना बंद हो जाता है. तो दिस इज कॉल्ड कोएगुलेशन. अब कोएगुलेशन करने में जो इलेक्ट्रोलाइट का आयन इन्वॉल्व है, सपोज नेगेटिव चार्ज सॉल्व है तो पॉजिटिव आयन उसको न्यूट्रलाइज करेगा, पॉजिटिव आयन इन्वॉल्व होगा. अगर कोलॉइडल सॉल्व पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव आयन उसको कोएगुलेट करेगा. तो उसको हम बोलते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट का आयन जो उस पर प्रेजेंट चार्ज को फिनिश करेगा, वो कहलाएगा कोएगुलेटिंग आयन और फ्लोक्यूलेटिंग आयन. तो कोएगुलेशन क्या है इसको पहले नोट कर लीजिए. द प्रोसेस involving the precipitation of colloidal particles present in colloidal solution by addition of suitable electrolyte is known as coagulation और फ्लोक्यूलेशन. तो आप समझ गए होंगे कि वो प्रोसेस जिसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनका प्रेसिपिटेशन हो जाए, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, कोएगुलेशन कहते हैं. अब कोएगुलेशन होता कैसे है, हमने बताया था कि कोएगुलेशन किसी इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करने से होता है. उसमें क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोलाइट के आयंस जो हैं वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स को. तो इसमें जो भी आयन रेस्पॉन्सिबल होता है उसको हम कहते हैं कोएगुलेटिंग आयन. तो आप पहले कोएगुलेशन होता कैसे वो लिख लें. कोएगुलेशन इज ब्रॉट अबाउट by addition of electrolyte and the ion of electrolyte and oppositely charged ion, ये लिख लें, and oppositely charged ion of electrolyte neutralize the colloidal particle and thus gets precipitated. और इस तरह से कोलॉइडल सॉल्यूशन का क्या प्रेसिपिटेशन हो जाता है, और जो आयन इस प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है
उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कोएगुलेटिंग आयन और फ्लोक्यूलेटिंग आयन। तो आगे लिख लें, द आयन इन्वॉल्व इन precipitation of colloidal salt is known as coagulating ion। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोएगुलेटिंग आयन क्या होता है। कोएगुलेटिंग आयन उस आयन को बोलते हैं जो किसी कोलोइडल सॉल्ट को प्रेसिपिटेट करने में हेल्प करता है। देखिए इलेक्ट्रोलाइट के दो आयन है, पॉजिटिव नेगेटिव। कोलोइडल सॉल्ट में या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो कोलोइडल पार्टिकल्स अपने अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोलाइट के आयन को अपने पास खींचते हैं, जिससे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और उनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। इसी प्रेसिपिटेशन को कोएगुलेशन कहते हैं, और जो आयन इस प्रेसिपिटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसको कहते हैं कोएगुलेटिंग आयन और फ्लोक्यूलेटिंग आयन। अब यहीं पे एक चीज और देख लेते हैं, कोएगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। तो अगला हेडिंग डाल लें, कोएगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। इसको आप जल्दी से नोट कर लें। देखिए हम बता दें होता क्या है, किसी इलेक्ट्रोलाइट के जितने मिनिमम मिलीमोल, किसी इलेक्ट्रोलाइट के जितने मिलीमोल्स मिनिमम 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन का कंप्लीट प्रेसिपिटेशन कर दें, वो कहलाता है कोएगुलेशन वैल्यू और फ्लोक्यूलेशन वैल्यू। मिलीमोल का मतलब क्या हुआ, मोल का मतलब होता है उसका अमाउंट ग्राम में, मिलीमोल का मतलब उसका मिलीग्राम में अमाउंट। तो आप इसको नोट कर लीजिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स दैट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन so as to bring out complete coagulation is called coagulating value और flocculating value। समझ गए होंगे कि 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन में जितने मिलीग्राम मिनिमम क्वांटिटी आपकी इलेक्ट्रोलाइट की मिलाने पर उसका कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हो जाए, उसको हम कोएगुलेटिंग वैल्यू और फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू कहते हैं। अब इसी से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम बोलते हैं हार्डी-सुलजे लॉ। क्या बोलते हैं? हार्डी-सुलजे लॉ। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए, हार्डी सुलजे लॉ। हार्डी-सुलजे लॉ या हार्डी-सुलजे रूल भी बोल सकते हो, हार्डी-सुलजे रूल या लॉ कुछ भी कह लो, एक ही बात है। तो व्हाट इज हार्डी-सुलजे रूल या हार्डी-सुलजे लॉ? हार्डी-सुलजे ने यह बताया कि जो कोएगुलेटिंग आयन है उसकी वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, उस पर चार्ज जितना ज्यादा होगा, उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। ध्यान से फिर से एक बार सुनिए, हार्डी-सुलजे लॉ ये कहता है कि किसी कोएगुलेटिंग आयन इलेक्ट्रोलाइट का वो आयन जो कोलोइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट कर रहा था, अभी अभी आपको बताया था। तो कोएगुलेटिंग आयन की वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी। ऐसा अनुमान है कि एक यूनिपॉजिटिव आयन से बाइपॉजिटिव आयन की जो कोएगुलेटिंग पावर है नेगेटिव सॉल्ट को कोएगुलेट करने की, वो लगभग 100 टाइम्स होती है। अगर Na आयन मिलाएं किसी नेगेटिव सॉल्ट में
या फिर हम Mg+2 आयन बनाएं तो Na से Mg+2 आयन की कोएगुलेटिंग पावर लगभग 100 टाइम्स होगी। और अगर हम उस पर +3 आयन वाला कोई इलेक्ट्रोलाइट जैसे Al आयन मिला दें, AlCl3 बना दें, तो उसकी लगभग 500 टाइम्स कोएगुलेटिंग पावर होगी। इट मींस ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ कोएगुलेटिंग आयन, greater is its power to bring out the coagulation. So this rule can be stated as follows. This rule can be stated as follows. कैसे? Greater is the valency of coagulating ion, greater is its power to bring out coagulation. बहुत एक लाइन की आपकी डेफिनेशन है कि जितनी ज्यादा कोएगुलेटिंग आयन की वैलेंसी होगी उतनी ही उसकी कोएगुलेटिंग पावर होगी। फॉर एग्जांपल, द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ cations to coagulate negative salt is of following order. मान लीजिए आर्सेनिक सल्फाइड का नेगेटिव सॉल है, इसको हमें कोएगुलेट करना है, तो हम उसमें ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाएं जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी। AlCl3 मिला सकते हैं, BaCl2 मिला सकते हैं, NaCl मिला सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर Al+3 आयन की होगी, उससे कम Ba+2 आयन की, उससे कम Na+ आयन की। इसी तरह से similarly coagulating power of anions to coagulate positive salt is of following order. अगर आपका पॉजिटिव सॉल है तो उसको कोएगुलेट कौन करेगा? नेगेटिव आयन करेगा, और नेगेटिव आयन में सबसे ज्यादा चार्ज जिस पे होगा उसकी कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। FeCN6-4 फेरोसाइनाइड आयन सबसे ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर है। PO4-3 इससे कम कोएगुलेटिंग पावर है। सल्फेट आयन इससे कम कोएगुलेटिंग पावर होगी, और क्लोराइड आयन इनकी सबसे कम कोएगुलेटिंग पावर होगी। तो किसी पॉजिटिव सॉल को कोएगुलेट करने के लिए उनकी कोएगुलेटिंग आयंस की कोएगुलेटिंग पावर का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो ये होगा। इसको जल्दी से नोट करिए। एक इसमें से टॉपिक और रह गया है, जल्दी से हम आपको बता देते हैं। मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन। हाउ विल यू कोएगुलेट द सॉल्यूशन? व्हाट आर द प्रोसेसेस बाय व्हिच वी कैन bring out the coagulation? There are three important methods by which we can carry out the coagulation. Number 1, by electrophoresis. अगर हम कोलेडल सॉल्यूशन यू शेप की ट्यूब में रखे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? कोलेडल पार्टिकल्स अपने अपोजिटली चार्ज आयन पे जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे। तो इन इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस कोलेडल पार्टिकल्स migrate to opposite charged electrode. As a result, coagulation takes place. Number 2, by mixing two oppositely charged salt. If you mix two oppositely charged salt, then they neutralize to each other and they will get coagulate.
एंड थर्ड वन इज बाई बॉइलिंग। कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जब उनको बॉयल करते हैं तो उनके ऊपर जो कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर एड्सॉर्ब लेयर है वो रिमूव हो जाती है, और जब वो रिमूव हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो क्या होता है कि वो जो आपका कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो प्रेसिपिटेट होने लगते हैं और प्रेसिपिटेशन आपका हो जाता है। तो बाय बॉइलिंग यू कैन ऑल्सो ब्रिंग आउट कोएगुलेशन। दीज वर द मेथड्स फॉर ब्रिंग आउट द कोएगुलेशन। तो ये आपके कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक रह गया था वो ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।